जय श्री कृष्ण व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक नया प्लेनेट डिस्कस करने वाला हूं और वो प्लेनेट है चंद्रमा यानी कि मून। दर्शकों, चंद्रमा के ऊपर आपने बहुत सी सुपरफिशियल वीडियोस देखी होंगी, बहुत से आर्टिकल्स पढ़े होंगे, मगर आज की वीडियो में मैं आपको चंद्रमा के बारे में उन हिडन सीक्रेट्स के बारे में बताने का प्रयास करूंगा जो नॉर्मली लोगों से छुपा लिए जाते हैं, क्योंकि वो जो सीक्रेट्स होते हैं या जो हिडन इंफॉर्मेशन होती है वो इंटेंशनली छुपाई जाती है, क्योंकि वो अगर पता लग जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रेड सीक्रेट आउट हो गया। मगर दर्शकों, आप जानते हो कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस एक ऐसा चैनल है जहां पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हर चीज़ को खोल के आपको बताया जाता है, लॉजिकली आपको समझाया जाता है। सो दर्शकों, शुरुआत करते हैं चंद्रमा के बारे में। अब चंद्रमा को दर्शकों आप सब जानते हो कि चंद्रमा क्या है। चंद्रमा हमारा मन है। शास्त्रों में इसे हमारे मन या मनस के रूप में बताया गया है, और साथ ही में ऋषियों ने इसके साथ एक और शब्द जोड़ दिया कि ये हमारी ड्राइवर एनर्जी है, यानी हमारा जो जीवन चलेगा उस जीवन को, अगर जीवन का रथ है तो उस रथ का सारथी मन है। मन ही आपके सभी रिसोर्सेज को चलाएगा, मन ही आपकी ड्राइवर एनर्जी है। अब मन को हम मनोभावों से भी लेते हैं, यानी कि इमोशन से भी लेते हैं। इमोशंस को नॉर्मली हम भावनाओं के रूप में देखते हैं। चंद्रमा को मदर के साथ भी समझा जाता है। ये बड़ी सुपरफिशियल चीज़ें हैं जो आप सब नॉर्मल वीडियोस में देखते हो कि चंद्रमा क्या है। मगर दर्शकों, चंद्रमा हमारे जो चार्ट है जिसे हम हॉरोस्कोप कहते हैं, उस हॉरोस्कोप में चंद्रमा सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ चंद्रमा की एनर्जी हमें महसूस होती है। अब चंद्रमा की एनर्जी महसूस करने का दर्शकों, सबसे पहले तो हमारे पास एक भाव है जहाँ पर हम मानते हैं कि चंद्रमा का ये प्लेस है जहाँ चंद्रमा है, और उसे हम फोर्थ हाउस यानी कि सुख स्थान भी कह देते हैं। ये पहली प्लेसमेंट है। अब दूसरी प्लेसमेंट्स देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। चंद्रमा दर्शकों एग्जॉल्ट करता है सेकेंड हाउस में और डेबिलिटेट करता है एट्थ हाउस में। सो फोर्थ हाउस के साथ सेकेंड हाउस और एट्थ हाउस में भी चंद्रमा है। अब कुछ डीपर चीज़ों में चलते हैं। डीपर चीज़ें क्या है? डीप चीज़ होती है नक्षत्र। सो नक्षत्र चंद्रमा के कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे? नक्षत्र दर्शकों चंद्रमा के आपको बिल्कुल क्लियरली, जो सबसे पहला नक्षत्र है चंद्रमा का वो है रोहिणी, दूसरा है हस्त और तीसरा है श्रवण। ये तीन खूबसूरत नक्षत्र, ये आपको कौन कौन से भावों में मिलेंगे? सेकंड भाव में मिलेंगे। सेकंड भाव में हमें रोहिणी मिलेगा। छठे भाव में हमें मिलेगा चंद्रमा का नक्षत्र, वो है हस्त नक्षत्र। और दशम भाव में हमें मिलेगा चंद्रमा का तीसरा नक्षत्र जो श्रवण है। अब आप देखिए, ये 3 + 3 6 जगहों पर हमें चंद्रमा महसूस होता है। बाहर से देखने में अब ये 6 जगहें हो गई, मगर इसमें एक स्थान डुप्लीकेशन में आ गया, और वो स्थान कौन सा है? क्योंकि चंद्रमा एग्जॉल्ट भी सेकंड भाव में कर रहा है, और चंद्रमा का जो पहला नक्षत्र है रोहिणी वो भी सेकंड भाव में ही है। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि चंद्रमा 5 भावों में हमारे पास चंद्रमा की एनर्जी विद्यमान है, प्रेजेंट है। बट अब इसमें एक दर्शकों, मैंने आपको पीछे वीडियो दी थी कि ब्रह्म स्थान इंसान का कहाँ होता है। ब्रह्म स्थान क्या है? अब पहले तो उस बात को समझ लीजिए। ब्रह्म स्थान है ये जो चार्ट जहाँ से हम ज्योतिष शास्त्र को सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो है काल पुरुष का चार्ट। अब काल पुरुष का चार्ट किसका है? ये तो भगवान विष्णु का चार्ट है, और भगवान विष्णु के चार्ट में ब्रह्मा जी प्रेजेंट हैं। ब्रह्मा जी का स्थान कौन सा है? नाभि पर।
नाभि का स्थान। अब नाभि का स्थान अगर हम अपने चार्ट में देखते हैं तो वो सप्तम भाव होता है। अब सप्तम भाव को ही हम किसी भी इंसान के नाभि क्षेत्र से भी देखते हैं। ये वैसे तो ब्रह्मा जी का स्थान हो गया, सो ब्रह्म स्थान हो गया, मगर दर्शकों अब यहाँ पर एक अंदर की बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मणिपुर चक्र है। अब मणिपुर चक्र क्यों नाभि स्थान के साथ एसोसिएट होता है, पहले तो उसे समझ लें। अब मणिपुर का आप शाब्दिक अर्थ समझें, वर्डली मीनिंग। मणिपुर का मतलब है मन का पुर, यानी कि मन जहां रहता है वो उसकी जगह है। सो दर्शकों, ब्रह्म स्थान, नाभि स्थान, सप्तम स्थान ये एक ही है, ये एक्चुअल में मणिपुर ही है। यानी कि चार्ट में मन कहाँ मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको सप्तम में, यानी कि नाभि स्थान में। सो ये छठा भाव हो गया जहां पर हमें चंद्रमा मिल रहा है, प्रेजेंट है। अब चंद्रमा 6 भाव, अब आप देखिए कौन कौन से हो गए। दूसरा भाव, चौथा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव और दशम भाव। ये 6 भावों में चंद्रमा की एनर्जी हमारे को मिलेगी। तो आप समझ सकते हो कि इन 6 भावों में भावनाओं का, इमोशंस का, चंद्रमा का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। मगर अभी दर्शकों हम बात कर रहे हैं एकेडेमिकली काल पुरुष चार्ट की सिर्फ। आपके चार्ट में डेफिनेट बात है, क्योंकि राशि डिफरेंट हो सकती है, भाव किसी और मतलब जगह पे पहुंच सकते, सो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में ये 6 जो मतलब यानी के प्लेसेस हैं वो कहाँ कहाँ आती हैं। तो दर्शकों ये तो था चंद्रमा की एनर्जी को हम अपने चार्ट में कहाँ पर देख सकते हैं। अब चंद्रमा की जो नक्षत्र हैं वो चाहे चंद्रमा का पहला नक्षत्र है, दूसरा नक्षत्र है यानी कि हस्त, और तीसरा नक्षत्र है श्रवण, रोहिणी, हस्त और श्रवण। अब इनको दर्शकों थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ पाएंगे तब तक हमें वो डीपर मीनिंग समझ नहीं आएगा कि चंद्रमा एक्चुअल में क्या है। तो सबसे पहला चंद्रमा की जो रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र दर्शकों सेकंड भाव में आता है। सेकंड भाव के अधिपति कौन है? वो शुक्र है। सो मन का पहली जगह जो नक्षत्रों के हिसाब से बनती है उसमें हमारे मन के अंदर जो फ्लेवर मिलेगा वो आपको वीनस का मिलेगा। दूसरा नक्षत्र की जो जगह है यानी कि हस्त की, उसमें आपको फ्लेवर किसका मिलेगा? बुध का यानी कि मरकरी का। तीसरे नक्षत्र में आपके मन के अंदर फ्लेवर कौन सा जाएगा? वो जाएगा शनि का, क्योंकि वहां पर 10th हाउस है। 10th हाउस किसका होता है? वो शनि देवता का होता है। सो मन के 3 फ्लेवर्स होंगे। एक तो फ्लेवर है वेनुशियन यानी कि शुक्र प्रधान मन, दूसरा है बुद्धि प्रधान मन और तीसरा है कर्म प्रधान मन। अब आप अपने मन को खोजिए कि आपका मन कौन सा है, किस तरह के फ्लेवर का है। अब उसके बाद थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं। अब ये जो 3 भाव हैं, दूसरा भाव, छठा भाव और दशम भाव, अब ये भाव अगर हम भावों के एलिमेंट के हिसाब से देखेंगे तो ये तीनों अर्थ एलिमेंट के हैं, यानी कि इसमें तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व है। तो हम कह सकते हैं कि मन जो है वो मेटीरियलिस्टिक फ्लेवर रख के बैठा है, क्योंकि पृथ्वी तत्व है, मेटीरियलिज्म है, तो मन के अंदर मेटीरियल तत्व है। अब आपको यह समझ में आएगा कि चंद्रमा के अंदर किस तरह की एनर्जीज पड़ी हैं, क्योंकि ये नक्षत्र है और ये बेसिक चार्ट की मैं बात कर रहा हूं। जब बेसिक चार्ट है तो हमें फ्लेवर्स को इस तरह देखना है। अब यहां पर अब आपको समझ में आएगा कि आपका चंद्रमा कैसा हो सकता है। अब ये जो भाव आपके हो गए, अब भाव आपको समझ में आ गए किन किन भावों में चंद्रमा की एनर्जी आपको किस तरह का फ्लेवर देगी।
अब चंद्रमा की थोड़ी सी लीनिएज को समझते हैं कि चंद्रमा की लीनिएज क्या है। देखिए दर्शकों, आदमी का डेथ कहाँ होती है? वो तो डेथ को हम कहते हैं केतु ही, क्योंकि केतु एंड देता है। मगर केतु ही नई बिगनिंग है। वो चाहे नई बिगनिंग हम अश्विनी नक्षत्र से देख लें, क्योंकि वो भी केतु का नक्षत्र है। सो नई बिगनिंग वो भी केतु है। सो कोई भी इंसान जो जीवन में आएगा, शुरुआत तो केतु से ही होगी। अब केतु, हम सब जानते हैं कि केतु किसी का भी पास्ट होता है। केतु के ऊपर आपने मेरी पीछे काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, जिसमें मैंने काफ़ी गहराई में आपको समझाने का प्रयास किया कि केतु एक्चुअल में क्या है। अब सबसे पहले इंसान जीवन में आता है केतु लेकर। अब केतु के बाद कौन सी एनर्जी आती है? आप नक्षत्रों का फ्लेवर देखिए। केतु के बाद आपको एनर्जी मिलती है शुक्र की, वीनस की। केतु के बाद जो सेकंड नक्षत्र आएगा, चाहे वो साइकिल कोई भी हो, तो उसमें शुक्र का नक्षत्र आएगा। सो केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा आएगा। तो चंद्रमा की जो जीनेटिक लीनिएज है, आप देखिए, क्योंकि जन्म तो केतु से हुआ, तो पहली जीनेटिक लीनिएज केतु की हुई, सेकंड जीनेटिक लीनिएज शुक्र की हुई, और तीसरी जीनेटिक मतलब लीनिएज जो मिली वो आत्मा यानी कि सूर्य की मिली। सो चंद्रमा के अंदर ये तीन एनर्जीज आपको, जैसे कहते हैं, ये चंद्रमा की फैक्ट्री सेटिंग है। ये बिल्ट इन एनर्जीज हैं चंद्रमा के अंदर। यानी चंद्रमा क्या है? ये आपका मन है। अब आप समझिए कि आपका मन कैसा होता है। मन के अंदर केतु भी है, मन के अंदर शुक्र भी है, मन के अंदर आत्मा का प्रकाश भी है। तो इन तीन चीजों से आपका मन बन के आता है। अब मन आगे कहां जाएगा? मन की जो आगे की गति होगी, क्योंकि मन ड्राइवर है। तो दर्शकों, ये है मन को समझने का तरीका कि आपका मन कैसा है, मन के अंदर फ्लेवर कैसा है। अब जेनेटिक लीनिएज तो आपको समझ आ गई कि जेनेटिक लीनिएज तो केतु, केतु क्या है? केतु हमारा पास्ट है। शुक्र क्या है? शुक्र हमारे संस्कार हैं। बट आत्मा, आत्मा का तो प्रकाश है। मन ये तीन चीजें अपने साथ लेकर आता है। ये तीन चीजें मन के साथ कंपल्सरी तरीके से आएंगी। इसमें से एक भी चीज को छोड़ा नहीं जा सकता। तो सबका मन, अब मन जैसे तीन नक्षत्र हैं, आपका कोई एक नक्षत्र होगा, तो मन के फ्लेवर को पढ़िए कि वो शुक्र प्रधान मन है या बुद्धि प्रधान मन है। बुद्धि के साथ ही मर्क्यूरियल चीज़ें, बिजनेस भी उसी में आ जाएगा, कॉमर्स भी उसी में आ जाएगा, एक्सप्रेशन भी उसी में आ जाएगा, वाणी भी उसी में आ जाएगी। तो बुद्धि प्रधान या मर्क्यूरियल, आपका मन मर्क्यूरियल भी हो सकता है, या आपका मन जो तीसरा नक्षत्र है श्रवण, वो तो विष्णु जी का नक्षत्र है। मगर नक्षत्र चाहे वो विष्णु जी का है, मगर है कौन सा? वो शनि प्रधान। मतलब वहां पर शनि और शुक्र दोनों एनर्जीज आपको मिलेंगी। सो पहले तो आप अपने मन को समझिए कि मन आपका किस तरह का है। फिर मन आगे गति कहां करेगा, इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि यह बहुत डीप सीक्रेट की बात है। आप जितना मर्जी आप कोशिश कर लें, आपका मन जैसे होगा, आपके मन की जो पीछे लीनिएज आ रही है, वो मन का रिसोर्स है। तो मन को एनर्जी तो वहीं से मिल रही है, मन को पुश तो वहीं से मिल रहा है, और मन का पुश आपको आगे कहां लेकर जाएगा? आप देखिए, मन सबसे पहले कहां जाता है? मन का आगे वाले आप उन प्लैनेट्स को देखिए, तो मन कहां जाएगा? मन मंगल से लेकर आप वहां पर देखिए, मंगल मिलेगा, मंगल के बाद राहु मिलेगा, राहु के बाद आप जुपिटर में जाओगे, जुपिटर के बाद शनि में जाओगे,
मन को बुद्धि सबसे आखिर में मिलती है। बट अब यहीं पर एक मिस्ट्री हो जाती है दर्शकों। वो मिस्ट्री कौन सी है? मरकरी तो, बुद्धि तो मन का बेटा है, मन के सबसे करीब पड़ा है, मन के सबसे करीब। अब वहां पर आप देख भी सकते हो इस बात को। ये चीज अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हस्त नक्षत्र में तो आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि वहां पर एनवायरनमेंट ही मरकरी का है, मगर बाकी जगह पे मरकरी के पास जाने में मन को कितने प्लैनेट से उन रिसोर्सेज को यूज करके वहां तक पहुंचना है। मरकरी इजीली अवेलेबल नहीं है। सिर्फ इजीली अवेलेबल कहां पर है? वो है हस्त नक्षत्र में। अगर आपका चंद्रमा छठे भाव में है फिर तो मरकरी उसको इजीली अवेलेबल है। मगर जिन लोगों का चंद्रमा या सेकंड भाव में यानी कि पहले नक्षत्र रोहिणी में है या तीसरे नक्षत्र श्रवण में है, वहां पर तो आपको बुध जर्नी लेनी पड़ेगी। सो वो चंद्रमा का फ्यूचर है। ये नॉर्मली कहा जाता है ना कि राहु केतु एक्सेस आपका पुश और पुल का एनर्जी का एक्सेस होता है। केतु आपको पुश कर रहा है और राहु आपको पुल कर रहा है। मगर अब यहां पर अब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मन और बुद्धि के बीच में राहु आ जाता है। ये मन और बुद्धि के बीच का खेल है। तो कहीं ना कहीं राहु अपना उस माया का खेल पहले से ही शुरू कर लेता है और माया के खेल को खेलते खेलते ही हम बुद्धि के पास जाते हैं। सो वहां पर आपको मन का नेचुरल फ्लेवर नहीं मिल रहा क्योंकि राहु बीच में आ गया। जब राहु बीच में आ गया तो फ्लेवर तो बदल गया, क्योंकि मन राहु का इन्फ्लुएंस ग्रहण करता है, या कह सकते हो कि राहु मन को ग्रहण कर लेता है क्योंकि मन उस चीज को रिसीव करता है। सो बुद्धि के फैसले, दर्शकों अब आपको यहां पर समझ में आएगा कि बुद्धि के फैसले बहुत ज्यादा आपको सही नहीं मिलेंगे क्योंकि उसमें राहु का फ्लेवर बीच में आ गया। हां, जहां पर जो दूसरे नक्षत्र वाले लोग हैं उनको क्योंकि बुद्धि नजदीक में अवेलेबल है, वहां पर आप कह सकते हो कि राहु एकदम से नहीं मिलेगा, तो वहां पर डिसीजंस बेटर होने की पॉसिबिलिटी है। अब बात थी कि मन की लीनिएज जो फैक्ट्री सेटिंग से आपको मिली है उसमें शुक्र है। अब आप इस चीज को देखिए, केतु और सूर्य के बीच में शुक्र है, तो शुक्र तो हमारी नियति हो गई, यानी कि मन की नियति हो गई। नियति क्या होता है? वो क्वालिटीज जो हमारी फैक्ट्री सेटिंग में हमारे साथ डाल के हमें भेज दिया गया, वही हमारा भाग्य होता है। सो शुक्र तो हर इंसान का भाग्य है। सो शुक्र से दर्शकों भागिए मत, शुक्र से कभी डरिए मत, क्योंकि आत्मा की भी लीनिएज में शुक्र के संस्कार पड़े हैं, क्योंकि आत्मा की लीनिएज में भी वीनस उसके पीछे पड़ा है। सो जो आजकल दर्शकों एस्ट्रोलॉजी की जा रही है उसमें आप देखिए केतु को बुरा बोला जाता है, शुक्र को बुरा बोला जाता है, मगर भाई मेरे ये तो आपकी आत्मा की लीनिएज है। तो इसका मतलब तो जब हम शुक्र और केतु को बुरा बोलते हैं तो आप अपनी आत्मा को ही गाली दे रहे हो। अब आप समझ सकते हो कि आजकल एस्ट्रोलॉजी किस रास्ते पर चल पड़ी है। इसी वजह से मैंने कहा था कि मैं प्लैनेट्स को थोड़ा सा रीडिफाइन करके उन हिडन चीजों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा जो आजकल छुपा ली जाती हैं। अब मन आगे कहां जाएगा, ये तो मन की लीनिएज हो गई। हम कहते हैं कि मन के अंदर आत्मा का प्रकाश है, मगर उस प्रकाश में शुक्र भी है, उस प्रकाश में आपके पिछले जन्मों का
जो कंप्लीट लेखा जोखा है, जो आपने इकट्ठा किया, एक्यूमुलेशन की, केतु वो भी बीच में है। सो केतु, वीनस, सूर्य, ये आपकी मन की जेनेटिक लीनिएज है। ये तो आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। सो दर्शकों, एक बात को समझ लीजिए कि शुक्र को ना आप छोड़ सकते हो। शुक्र आपका बिल्ट इन चीज है। सो शुक्र से कभी डरिए नहीं। शुक्र आपकी प्रकृति है, क्योंकि शुक्र के बिना क्रिएशन हो ही नहीं सकती। अब आप उस लॉजिक को पकड़ सकते हो। जब शुरू की वीडियोस में मैं बोलता था कि अगर हम देवगुरु जुपिटर और शुक्राचार्य को इकट्ठे बैठाएंगे तो दोनों में से कौन स्ट्रांग होगा? वो 101% शुक्र ही होगा, क्योंकि शुक्र के पास वो जेनेटिक लीनिएज है जो जुपिटर के पास नहीं है। अब आपको वो लीनिएज समझ में आई कि लीनिएज का मीनिंग क्या होता है। अब थोड़ा सा दर्शकों और आगे चलते हैं। आप देखिए, मन चलेगा कहाँ? मन का सबसे नियरेस्ट पॉसिबल जो चीज है वो है मंगल, इच्छाएं, डिजायर्स। अब ये डिजायर्स कहाँ से आती हैं? आप कह सकते हो ये आपके मन में ऐसे ही पैदा नहीं हो जाती। मन के अंदर वो शुक्र का लीनिएज पड़ा है जो पीछे से आ रहा है। अब आपका शुक्र कितना स्ट्रांग है ये आपके शुक्र से पता चल जाता है। यानी कि जो पिछले जन्मों में जिस शुक्र को आप जी चुके हो वो तो शुक्र आपके उस फैक्ट्री सेटिंग में आ ही गया। आगे जो बाकी बचा हुआ चीजें हैं वो हमें मार्स, मंगल के हिसाब से। अब मन को सबसे पहले मंगल क्यों दिया गया, आप इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि मंगल स्ट्रांग है। मन को चलाने के लिए जो बल चाहिए, हम वर्ड यूज कर देते हैं आत्मबल। मगर एक तरफ चंद्रमा के आत्मा है, आत्मा के अंदर बल किसका है? शुक्र का है। और शुक्र के अंदर बल किसका है? केतु का है। अब ये हमारा इकट्ठा आत्मबल है। मगर आत्मबल अकेला होने से जीवन नहीं जिया जाता। जीवन जीने के लिए हमें शारीरिक बल चाहिए, वो मार्शियल एनर्जी चाहिए जो आगे की जर्नी करवा सके। इसीलिए हम मंगल को एक शब्द में बोल देते हैं कि मंगल क्या है? मंगल आपकी डिजायर्स है, आपकी इच्छाएं हैं, आपकी कामनाएं हैं, आपकी वासनाएं भी। अब ये जो हिंदी के वर्ड हैं, तभी तो दर्शकों मैं इंग्लिश में वीडियो नहीं देता, क्योंकि इंग्लिश को मैं मानता हूं कि इंग्लिश बहुत इनकम्प्लीट लैंग्वेज है। इंग्लिश में वो मीनिंग ही नहीं बताया जा सकता जो हम हिंदी या संस्कृत के वर्ड यूज करके बता पाते हैं। अब कामनाएं भी हैं, वासनाएं भी हैं, इच्छाएं भी हैं, मगर इंग्लिश में हम एक डिजायर वर्ड यूज कर देते हैं। मगर आप इन तीनों चीजों को देख सकते हो कि इनका फ्लेवर डिफरेंट है। सबसे पहले मन किसकी शक्ति प्राप्त करेगा? अगर उसको फ्यूचर मूवमेंट लेनी है तो वो मंगल मिलेगा आपको। मंगल कहां पर लेकर जाएगा? आपकी कोई भी इच्छाएं होंगी, मंगल इमीडिएटली राहु के पास जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं है। मन से राहु दर्शकों थर्ड है, यानी कि मन की एफर्ट है। अब मंगल को भी हम एफर्ट के साथ ले लेते हैं, उस प्रयत्न के साथ। यानी कि इच्छा शक्ति एक चीज होती है, वो इच्छा शक्ति के साथ जब हम प्रयत्न करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो एफर्ट का भाव तो भाई तीसरा होता है। तो तीसरा प्लेनेट चंद्रमा से वो राहु है। हर इंसान को जो इस जीवन में आएगा उसे माया के दर्शन तो होंगे, माया का खेल तो उसे मिलेगा, इससे हम बच ही नहीं सकते। अब माया मिल गई आपको। अब माया को समझने के लिए, अब आप देखिए, माया तो आ गई, विष्णु भगवान ने अपना खेल खेल दिया। अब ये खेल भी क्यों खेला? क्योंकि आपको वो डिजायर्ड एक्सपीरियंसेस देने हैं।
क्योंकि एक्सपीरियंसेस के बिना आपकी नॉलेज सही नहीं हो सकती। अब ये क्या है जो पिछले वीडियोस में दर्शकों, अब आप उस चीज़ को रिलेट कर पाओगे जब मैंने वर्ड दिया था एक्सपीरियंशियल नॉलेज। अब एक्चुअल में आपका जुपिटर एक्सपीरियंशियल नॉलेज पे बेस होना चाहिए, क्योंकि जुपिटर की जेनेटिक लीनिएज में, अब आप देखिए क्या आएगा, जेनेटिक लीनिएज में जुपिटर के राहु आया, राहु से पीछे मंगल आया, मंगल से पीछे चंद्रमा आया, और चंद्रमा की जेनेटिक लीनिएज मैंने आपको अब पूरी समझा ही दी। तो आपको शास्त्रों की नॉलेज ये कोई बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं देने वाली। आपको एक्सपीरियंशियल नॉलेज, आपको अपना शास्त्र निर्मित करना है, अपने एफर्ट से, अपने एक्सपीरियंसेस से उस शास्त्र को बनाना है। मगर वो एक अलग बात होती है कि ऋषियों ने हमारे लिए एक रेडी रेकनर, बहुत मेहनत उन्होंने की हुई, रेडी रेकनर करके उन्होंने शास्त्र दे दिए हैं। जब आप अपने बनाए गए शास्त्रों को उन ऋषियों द्वारा दिए गए शास्त्रों के साथ मैच करोगे तो आप पाओगे कि दोनों सिंक में हैं, कोई विरोधाभास नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, नो डायलेमास, क्योंकि ये मन का रास्ता है और यहां पर प्योरिटी ही है। और राहु के बाद जुपिटर आ गया, यानी कि आपको एफर्ट के लिए जो ज्ञान चाहिए या एफर्ट से जो ज्ञान पैदा होगा उसी को लेकर आप कर्म करोगे, वो है आपका शनि। और वहां पर आपका, अगर हम देखेंगे, तीसरा जिसे हम कर्म प्रधान मन कहते हैं वो वहां पहुंचता है। कर्म प्रधान मन शनि के प्रव्यू में जाता है। अब कर्म प्रधान मन है तो आप समझ सकते हो कि कर्म अकेला कर्म नहीं है। अगर हम नॉलेज को, जुपिटर को साथ में लेके कर्म करते हैं तो वो तो फिर दर्शकों क्या हो गया, साधना हो गई। क्योंकि मन यहां तक आते आते सध जाता है, और सधा हुआ मन ही साधना है। और साधना क्या होती है? साधना कुछ भी नहीं, इट्स ए वेरी सिंपल थिंग। आजकल जो साधना को मेडिटेशन अकेले के साथ लेबल कर दिया जाता है या उसको उसी ब्रैकेट में डाल दिया जाता है, वो गलत है रास्ता। देखिए, साधना किसी भी तरह की हो सकती है। साधना का मतलब है कि आपने अपने मन को साध लिया, और कर्म करने के बाद आपको बुद्धि में जाना है। मरकरी आपको लास्ट में मिलना चाहिए, मरकरी लास्ट में मिलना चाहिए। और 12th हाउस में इसी वजह से ऋषियों ने, देखिए कितने खूबसूरत चीज़ें दी। ऋषियों ने 12th हाउस जो हमारे जाने का समय है वहाँ पर कहा कि भाई मरकरी आपको क्या कर देना है, लिबरेट कर देना है, उसे एक्सपेंड कर देना है, उसे खत्म कर देना है। यानी कि मृत्यु के समय आपके मन में कोई विचार नहीं होने चाहिए। अब दर्शकों, बाहर की जो सुपरफिशियल एस्ट्रोलॉजी है आपको कुछ और दिखाई देती है। जब हम थोड़ा सा अंदर गहरे में गोता लगाते हैं तो हमें एस्ट्रोलॉजी का कुछ डिफरेंट मीनिंग समझ आता है, और वो जो मीनिंग है वो हमारे जीवन के करीब है। हालांकि हम कहते हैं कि ये जो नक्षत्र हैं, ये जो तारे हैं, ये सबसे दूर हैं, बट हमारे जीवन में वो सबसे करीब साबित होते हैं। सो दर्शकों, आज कोशिश मैंने करी है कि आपको चंद्रमा का एक डिफरेंट मीनिंग समझाऊं। हिडन चीज़ें, हिडन सीक्रेट्स, हिडन मिस्ट्रीज, ये चीज़ें नॉर्मली हम इस तरह कभी नहीं देखते कि चंद्रमा ये भी हो सकता है, चंद्रमा इस तरीके से भी काम कर सकता है। अब आप नोटिस कर सकते हो कि जब ऋषियों ने शास्त्र लिखे, उन्होंने चंद्रमा को क्यों ड्राइवर एनर्जी रख दिया। अब ड्राइवर एनर्जी, अब आप क्लियरली समझ सकते हो कि उस ड्राइवर एनर्जी की थोड़ी सी पीछे की जो पुश, पास्ट, जेनेटिक लीनिएज, वो पीछे से पुश करेगा आपको, और आपको आगे जाना है। उस आगे ले जाने के लिए ड्राइवर एनर्जी आपका मन ही है। अगर हम अपने मन को बिल्कुल ऑनेस्टी से, प्योरिटी के साथ मन को अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें, तो हम आगे की जर्नी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी।
आप अपने चार्ट में देखिए कि आपके मन का फ्लेवर क्या है, आपका मन कौन से एलिमेंट वाले हाउस में क्या हुआ है, आपको वहाँ से क्लैरिटी होगी। मगर अब साधना के लिए दर्शकों दोबारा से वहीं पर आ जाइए, उस ब्रह्म स्थान पर, उस मणिपुर चक्र के ऊपर। हर चार्ट का मणिपुर चक्र उसके 7th में ही होगा, वो ही उसका ब्रह्म स्थान होगा। सो साधना के लिए अब 7th हाउस को हम क्या मानते हैं? बैलेंस करने वाला। अब साधना क्या है दर्शकों? यही तो खास बात है। अब आप वैसे भी अगर देखोगे, मन को राहु केतु के बीच में रख के देखिए, अब आप देखोगे कि बैलेंस किसको करना है। फ्यूचर की एनर्जी से और पास्ट की एनर्जी से बैलेंस करके हमें बिल्कुल सेंटर में आ जाना है। इसी को हम सेंटरिंग बोलते हैं। इसी को इंग्लिश वर्ड मेडिटेशन, मेडी का मतलब क्या होता है? सेंटर में आना। जब हम बीमार हो जाते हैं तब भी वही मेडी होता है, वो फिर मेडिसिन हो जाता है। तो आपको साधना में करना क्या है? आपको अपने मन के पास आना है। जब आप मन के पास आओगे तो आपको अपनी मन की जेनेटिक लीनिएज क्लियरली दिखाई देगी। और जब आप अपने रिसोर्स को पढ़ सको, अपने रिसोर्स को अंडरस्टैंड कर लो कि पिछले जन्मों में मैंने ये कुछ इकट्ठा किया, ये मेरा मन है और मेरा मन आगे मेरे राहु की तरफ जाएगा, मेरे फ्यूचर की तरफ जाएगा, और उस फ्यूचर के लिए मेरे को बीच में कौन से भाव मिलेंगे। बहुत सिंपल है दर्शकों, अपने नक्षत्रों को देखो, नक्षत्रों के माध्यम से आप इसको बहुत क्लियरली डिकोड कर सकते हो। कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होती ये चीज़ें, बट करना पड़ेगा, और करने के लिए ज्ञान लेना पड़ेगा, और ज्ञान के साथ ही आपकी अंडरस्टैंडिंग विकसित होगी। सो दर्शकों, ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास जिसमें मैंने चंद्रमा के बारे में आपको एक डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट चीज़ें बताने का प्रयास किया। बाकी दर्शकों देखिए, खुशी की बात थी, वीडियो मैंने पीछे आपको दे दी थी कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स हम क्रॉस कर चुके हैं। सो ज़्यादा खुशी में नहीं रहना, हमें कर्म पथ पर रहना है, कर्म करते चलना है। ये अचीवमेंट्स, लॉरेल्स, ऑनर्स ये लाइफ में चलते रहेंगे, इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि मीनिंग अगर किसी चीज़ का है वो कर्म का है। सो हमें कर्म पथ पर आगे चलते जाना है। कोशिश मेरी ऐसे ही रहेगी कि आपको वीडियोस देता रहूं, और ये जो एस्ट्रो इंटेलिजेंस एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसमें प्योरली वैदिक नॉलेज है, कोई अपने तरफ से क्रिएशन नहीं, कोई बीच में किसी चीज़ को फालतू में घुसाया नहीं जाता, बल्कि इवन आप देखिए कोई ब्लैक मेलिंग की बात नहीं, कोई डर, कोई फियर साइकोसिस बीच में डालकर आपसे कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा मतलब जिससे हो जाता है वो करने का प्रयास नहीं किया जाता, प्योर नॉलेज की बात की जाती है। सो दर्शकों, एस्ट्रो इंटेलिजेंस कहने को मेरा चैनल है, बट एक्चुअल में ये हम सब का चैनल है। सो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुंचाइए, ताकि ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज घर घर तक पहुंचे। लोग इस अननेसेसरी के डर और डर से उपजे हुए ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो, अपने चार्ट को समझें, अपने आप को समझें और जीवन में डेवलपमेंट लें। बाकी दर्शकों, जो दर्शक मेरे साथ इस जर्नी पे चलना चाहते हैं, अपने चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सब के लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881164480, जहाँ पर आपकी बात मेरे बेटे मनु से होगी, उसी के माध्यम से आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो दर्शकों, तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए। तब तक बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।